हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी करंट अफेयर की, वो क्लास आपके बीच में लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो क्लास आज लाइव नहीं हो पाया। तो ये आज की जो लाइव क्लास है थी जो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कल से यानी कि 17 सितंबर से इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह 10:15 से यानी 10:15 से आपको मिलने वाला है लाइव क्लास। ठीक है, तो आज के लिए हम आपसे सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे और नेक्स्ट डे से हम लोग लाइव क्लास में लाइव सेशन में मिलने वाले हैं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आज यानी कि 16 सितंबर। तो 16 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस व्यक्ति के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस व्यक्ति के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी है? ठीक है, तो देखिए अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू में हीरानगर में, जम्मू के एक हीरा नगर नामक स्थान पर जो है अरुण जेटली के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ई आधारशिला रखा। देखिए आधारशिला का मतलब क्या होता है? आधारशिला का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हो कि भूमि पूजन करना या उसकी शुरुआत करने के लिए इनोग्रेट करना। लेकिन इनोग्रेशन ई आगे लगा है। ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्होंने इनोग्रेट किया है अरुण जेटली जी के नाम पर। अरुण जेटली जी जो है हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल के लिए अरुण जेटली जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत या कह सकते ई आधारशिला रखी गई है, और वो कहां पर रखा गया है? जम्मू के हीरानगर में रखा गया है। तो आपको स्थान यानी वेन्यू भी याद रखना है, साथ साथ किसने रखा है वो नाम भी याद रखना है, और किसके नाम पर रखा गया वो भी याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह बैठक किन दो देशों के बीच किया गया? तो द्विपक्षीय 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक ये अभी हाल ही में समाप्त हुआ है और ये भारत और यूएसए के बीच में किया गया है। यहां पर समझिएगा 2+2 अंतर व्यावसायिक मतलब कि ये इंटरनल या इंटर कह सकते हैं कि ट्रेड या इंटर बिजनेस के बारे में बात करेगा। नहीं, दोनों देश अपने व्यवसाय के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे और किसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो 2+2 इंटर बिजनेस मीटिंग जो है वो इंडिया एंड यूएसए के बीच में अभी हाल ही में जो है संपन्न हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकने वाले विशेष फोर्स का गठन किस राज्य में हुआ है? तो बिना वारंट की भी गिरफ्तारी कर सकने वाले विशेष फोर्स का गठन अभी यूपी राज्य में किया गया है। तो यूपी की गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है, एक स्पेशल फोर्स के गठन की, जो कि बिना वारंट के भी किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सकता है। अभी तक ऐसा नियम था कि जब तक हमारे भारत में वारंट जारी ना हो जाए किसी व्यक्ति के नाम से, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए यूपी गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए एक नया तरीका अपनाया है और एक स्पेशल फोर्स का गठन करने की मंजूरी दी है, जो बिना किसी वारंट के भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेनिंग जो है वो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने चलाना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है डोमिनिक थीम ने। किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने। ठीक है, अच्छा ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो डोमिनिक थीम बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं डोमिनिक थीम। और इन्होंने किसे हराया है अगर ये पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वेरेव को इन्होंने हराया है और डोमिनिक थीम जीते हैं। तो डोमिनिक थीम क्या हो गए? विनर हो गए। ये है विनर। ठीक है, इस बार के
यूएस ओपन 2020 के विनर हैं। और अलेक्जेंडर वेरेव क्या है, ये रनर अप है। ठीक है, ये फर्स्ट रनर अप है, यानी कि ये उप विजेता है। तो ध्यान रखिएगा उप विजेता कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताते चलो, यूएस ओपन का जो 2020 का टूर्नामेंट हुआ है, इसका पूरा मसला मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे जैसे मेंस कौन जीता, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी अब वुमेन्स अगर आपसे पूछ ले तो किसका नाम आप लेंगे, नाओमी ओसाका। किसका नाम लेंगे, नाओमी ओसाका। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं, जापान से। जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इसको लॉन टेनिस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक टेबल टेनिस होता है और एक लॉन टेनिस, तो ये लॉन टेनिस भी कहा जाता है। अच्छा, मेंस डबल, तो मेंस डबल की अगर बात करें तो ये किसने जीता है, तो मेंस डबल का एक जीते हैं माटे पाविक, जो कि क्रोएशिया से हैं, और ब्रूनो सारेस, ये ब्राजील से हैं। ये मेंस डबल जीते हैं। और वुमेन्स डबल अगर आपसे पूछे तो वुमेन्स डबल जीती हैं लाउरा सिंगेमुंड, जो कि जर्मनी से हैं। और दूसरी हैं वीरा वोनारेवा, जो कि रसिया से हैं। तो ये लोगों ने वुमेन्स डबल जीता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें 5 इवेंट्स होते हैं, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ग्रैंड स्लैम, देखो जो यूएस ओपन है वो किसका पार्ट है, ग्रैंड स्लैम का। तो साल भर में ग्रैंड स्लैम का क्या सीक्वेंस है, कितने होते हैं, और सीक्वेंस में पहले कौन दूसरे कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रैंड स्लैम कुल मिलाकर साल भर में होते हैं 4। एक साल में 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, आपका जो है जनवरी के बीच में, या कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे होता है। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब होता है, ये मई और जून के मिड में होता है। ठीक है, मई और जून के बीच में। अगर बात करें अगला, तो अगला पार्ट क्या आ जाता है, अगला पार्ट आ जाता है आपका विम्बलडन क्या होता है, ये तीसरे नंबर पर आता है। और ये कब होता है, जून से लेके जुलाई के बीच में होता है। और विम्बलडन के बाद जो है आपका होता है आखिरी में यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन कब होता है आपका, वो होता है सितंबर में। तो अभी हाल ही में यूएस ओपन आपका खत्म हुआ है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले अभी आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। F1 का मतलब होता है फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब अभी फिलहाल के लिए जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ध्यान रखिएगा, ये लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस कंपनी की तरफ से खेलते हैं। तो अभी ये जो है मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। तो F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीतने वाले लुइस हैमिल्टन ये पहले रैंक पर रहे हैं। दूसरे रैंक पर कौन रहे हैं, वाल्टेरी बोटास। ठीक, तीसरे नंबर पे अलेक्जेंडर एल्बोन। ठीक, और चौथे नंबर पे डेनियल रिकार्डो। ठीक, तो ये चौथे नंबर पे रहे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है कि पहले के बजाय दूसरा या तीसरा या चौथा पूछ ले, या सीक्वेंस दे दे, बोले इसमें से कौन सा सही है, ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस जो है, इन्होंने जो जीता है, ये पहले देखिए क्या जीते हैं इन्होंने, तो टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो ये फार्मूला 1 रेसिंग होता है, उसका टस्कन ग्रांड प्रिक्स कहाँ हुआ था, तो ग्रांड प्रिक्स 2020 जो हुआ था वो इटली में हुआ था। ये वेन्यू अगर आपसे पूछे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। जबकि लुइस हैमिल्टन अपने इस सीजन की इनकी 6वीं जीत है, यानी 2020 में ये इनकी 6वीं जीत है। और अपने करियर की कुल मिला के 90वीं यानी 19th, ठीक है, 90 मतलब 90वीं जीत है इनके पूरे करियर की, 90वीं। और इनके इस साल का ये 6वीं जीत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योशिदी सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो योशिदी सुगा जो है अभी बने हैं हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो अबे, जिनका तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो उनकी जगह पे योशिदी सुगा को जो है बनाया गया है जापान का नया प्रधानमंत्री। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से है, एलडीपी। एलडीपी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं कौन, योशिदी सुगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने अरुण श्रीनिवासन को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। तो किस संस्था ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक चुना है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने अभी अरुण श्रीनिवासन को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि किस भारतीय तेज गेंदबाज पर 7 वर्ष का बैन हाल ही में समाप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में एस श्रीसंत पर लगा 7 साल का वार्षिक 7 साल का बैन जो लगा था, वो बैन अभी समाप्त हुआ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एस श्रीसंत पर ये 7 साल का बैन लगाया किसने था? तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन इनके ऊपर लगाया था। दूसरा, ये क्यों लगाया गया था? तो मैच फिक्सिंग में इनको इन्वॉल्व पाए जाने की वजह से 7 साल का इनके ऊपर बैन लगाया गया था, जो कि अब समाप्त हो गया है। अब इनकी वापसी हो पाती है या नहीं, ये बात समय बताएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मुरलीधरन ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया? फिर से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं। वी मुरलीधरन ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वी मुरलीधरन ने अभी आसियान के रीजनल प्लेटफॉर्म को में भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो आसियान में किया है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते थोड़ा आसियान के बारे में। इसमें 2-3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, ए फॉर होता है एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर से बोल रहा हूं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं अगर आगे बात करें तो इसकी स्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ है, पहला। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहां पर जानने वाला, वो ये है कि इसका हेड ऑफिस कहां है। तो इसका हेड ऑफिस कहां है? जकार्ता में है। इसका हेड ऑफिस जकार्ता, और जकार्ता किसकी राजधानी है? जिनेवा की। तो जिनेवा में पड़ने वाले जकार्ता नामक शहर में इसका हेड ऑफिस है। अब एक और पॉइंट पर आते हैं, आसियान का हेड ऑफिस मैंने आपको बताया। अब जरा बात करते हैं आसियान के मेंबर कंट्रीज के बारे में। तो देखिए, कुल मिलाकर 10 देश इनके मेंबर हैं। कितने देश हैं? 10। 10 कंट्रीज इनके मेंबर है। नंबर ऑफ 10 कंट्रीज मेंबर कौन कौन से, जरा ये देखते हैं। तो वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। मैंने लिखा क्या? वीबी, सीएम, पीएम, लिस्ट। अब वी मींस क्या था यहां पर? वियतनाम। बी मींस क्या है? ब्रुनेई। सी मींस क्या है? कंबोडिया। एम मींस क्या है? म्यांमार। पी मींस फिलीपींस। एम मींस मलेशिया। एल मींस लाओस। आई इंडोनेशिया। एस सिंगापुर और टी मींस थाईलैंड। तो ये कुल मिलाकर इनके 10 मेंबर कंट्री जिनका नाम मैंने लिखा है आपसे, ठीक है। और इसी में इंडोनेशिया के जकार्ता में आपका हेड ऑफिस। अच्छा, मैंने कहीं जकार्ता जेनेवा तो नहीं बोल दिया था, इसके पहले अगर बोला हो तो इसके लिए सॉरी। इंडोनेशिया के जकार्ता नामक शहर में इसका हेड ऑफिस है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस 12 अगर उसमें मैंने कहीं गलती से बोल दिया हो तो। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वो यहां पर यह है कि जब आप ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं भारत शामिल ही नहीं है, और ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, आसियान के फुल फॉर्म में क्या लिखा है? साउथ ईस्ट एशियन, एशिया के साउथ ईस्ट नेशंस, यहां से यहां के बीच वाले। तो यहां से यहां के बीच में जितने भी देश हैं वो लोग इसके मेंबर हैं, जबकि भारत साउथ एशिया में आता है। तो इस वजह से भारत इसका मेंबर नहीं। तो भारत जब मेंबर नहीं है तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट क्यों किया? तो देखिए, मेंबर ना होने के बावजूद भारत इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि क्या यहां पर लिखा है? रीजनल प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। आसियान के बहुत सारे अलग अलग थीम वाइज मीटिंग्स होते हैं। उन मीटिंग्स में एक मीटिंग रीजनल प्लेटफॉर्म के लिए होता है, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? वी मुरलीधरन ने। तो उम्मीद है कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। हेड ऑफिस वाला मामला मैंने शायद गलत बोल दिया था, मैं फिर से बोल देता हूं। मैंने बोल दिया था जकार्ता का के जेनेवा की, ये जेनेवा में पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जकार्ता आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूही चावला किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो जूही चावला को भी हाल ही में इमामी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इमामी कंपनी लिमिटेड। तो इमामी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, लेकिन किस चीज का? तो हाइजीन रेंज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गृह प्रवेश किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, गृह प्रवेश योजना अभी जो है ये एमपी में शुरू किया गया है, और ये एमपी में जो हुआ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अभी फिलहाल के लिए चालू किया गया था। तो गृह प्रवेश योजना एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए इसको जरा कि ये है क्या, तो गृह प्रवेश योजना है क्या जरा समझिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखो ये क्या है, पीएमएवाईजी। पीएमएवाईजी के यानी पीएमएवाई का दो पार्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री पीएमएवाई अर्बन, है ना, या इसको आप एस भी कह सकते हैं, शहरी। ठीक, तो दो अलग अलग है। तो मैं यहां पर बात किसकी कर रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना के अंतर्गत अभी एमपी में कुल मिलाकर 1,75,000 परिवारों को अपना पक्का घर दिया गया है सरकार की तरफ से। और इस योजना को ही नाम क्या दिया गया, गृह प्रवेश योजना, जिसको इनॉग्रेट किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है। तो राज्यसभा का उपसभापति अभी हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को फिर से चुना गया है। ये इसके पहले भी थे और अब फिर से इनको चुना गया है। तो हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति किस अभिनेता ने प्रारंभ किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनू सूद ने प्रारंभ किया है, जो कि बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर थे। ड्यूरिंग लॉकडाउन इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की थी। तो सोनू सूद ने भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, गरिमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो गरिमा योजना अभी उड़ीसा की राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है कि उड़ीसा राज्य में आर्थिक सुरक्षा और कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना। जो स्वच्छता में साफ सफाई करने में जो समाज का हेल्प करते हैं, उस तरह के लोगों का हेल्प करना या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का, रेपुटेशन का ख्याल रखना, इस गरिमा स्कीम का नाम है। और नाम से ही आपको, इस शब्द से ही समझ में आ रहा हो, गरिमा मतलब कहीं ना कहीं बात हो रही है रेपुटेशन, सोशल रेपुटेशन की। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और पॉइंट का, चूंकि आज की क्लास लाइव क्लास होने वाली थी तो मैंने कुछ स्पेशल भी आपके लिए कलेक्ट किया था। चलिए अब उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज तो लाइव क्लास हो नहीं पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन नेक्स्ट डे यानी 17 सितंबर से हम आपकी लाइव क्लास जरूर आपके बीच में लेके आने वाले हैं। तो वो लाइव क्लास आपकी 10:15 से होगी, 10:15 बजे से होगी। आपको वो उस लाइव क्लास से जुड़े रहना है। कल से यूट्यूब पर, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारा कुछ लाइव क्लास मिल जाने वाला है। लेकिन जरा बात करते हैं, आज हम आपसे बात करने वाले हिंदी दिवस के बारे में, जो कि अभी हाल ही में 14 सितंबर को खत्म हुआ है या मनाया गया है। तो देखिए, हिंदी दिवस के बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कब इसको भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है। तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1953 से हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जाता है। तो यानी कि हम अगर आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1953 से। ये मनाया कब जाता है ये तो मैंने आपको बता रखा है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1953 से 1953 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगला, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर से मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला, हिंदी भाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 में वर्णित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना कि किस अनुच्छेद में डिस्क्राइब किया गया इस भाषा के बारे में, तो 343 में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हिंदी भाषा जो है ये दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंदी के बारे में बताया है, जो अभी हाल ही में हिंदी दिवस हम लोग का बीता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है उसको, करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर। ठीक है, अच्छा अगर आपके मन में सवाल ये आता है कि सर पहला कौन सी भाषा है जो बोली जाती है पूरे विश्व में, तो वो है चाइनीज। ठीक है, चाइनीज भाषा, चाइना की जो भाषा है वो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब आप कहोगे सर चाइना की भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये कैसे संभव है। देखो, चाइना की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। तो चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इस वजह से चाइना की भाषा भी सबसे ज्यादा बोली जाती है।
अब आप कहोगे सर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो हिंदी को तो फिर दूसरे नंबर पे होना चाहिए, चौथे नंबर पे कैसे चली गई? तो देखिए, हिंदी का दूसरे नंबर पे ना होकर चौथे पे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस भी बोले जाते हैं, और उस रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से हमारे देश में हिंदी को दूसरा स्थान, और पूरे विश्व में बोले जाने पे दूसरा स्थान नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इस वजह से चाइना पहले नंबर पे, चाइनीज लैंग्वेज, और उसके बाद चौथे नंबर पे भारत का हिंदी। चलिए बात करते हैं अब करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो सबसे पहला मैंने सवाल आपसे पूछा था, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ने किस व्यक्ति के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब था अरुण जेटली के नाम पर, जो कि हमारे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, द्विपक्षीय 2+2 अंतर व्यवसायिक बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुआ, यह बैठक किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ था। बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकने वाले विशेष फोर्स का गठन किस राज्य में सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब था यूपी। कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका सही जवाब था महाराष्ट्र। यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 में का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था डोमिनिक थीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट मैंने सवाल पूछा था, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस संस्था ने अरुण श्रीनिवासन को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है? तो उसका सही जवाब था आपका फेसबुक ने चुना है। किस भारतीय तेज गेंदबाज पर 7 वर्ष का बैन हाल ही में समाप्त हुआ है? तो एस श्रीसंत के ऊपर लगा हुआ यह बैन समाप्त हुआ है। वी मुरलीधरन ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही जवाब था आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाल ही में जूही चावला किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो इसका सही जवाब है इमामी कंपनी लिमिटेड की। गृह प्रवेश योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब था एमपी। इसमें 1.75 लाख फैमिलीज को जो है पक्का घर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है फिर से चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। ठीक, अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति किस अभिनेता ने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब था सोनू सूद ने। और आखिरी सवाल था, गरिमा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब था आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया था उसको मैंने करंट अफेयर एट अ ग्लांस में रखा। अब बात करते हैं लास्ट क्लास में पूछे गए क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? जिसका सही जवाब है आपका हांगकांग फर्स्ट रैंक पर है, जो कि मैंने आपको इसके पहले के करंट अफेयर में पढ़ा भी रखा था। तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है, देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। वैभव सिंह, पूजा पांडे, अन्नपूर्णा सिंह, विपिन रावत, रविशा धमेजा, गार्गी दुबे, संदीप यादव, प्रियंका गुप्ता, जूही कुमारी, जयप्रकाश पटेल, श्वेता तिवारी, विनय गौरव, सचिन सिंह, दीपक केसरी, मुस्कान दुबे, विकास पटेल, अश्विनी आर्य, राजकुमार बाबू, शशांक चौबे, गरिमा पांडे, शालिनी सिंह, शिवम सिंह, दीप्ति सिंह, अमिषा सिंह राजपूत, अनुराग वर्मा, मैथिली मौर्य, सतीश कुमार बर्नवाल, आनंद प्रकाश, प्रवेश द्विवेदी, आलोक श्रीवास्तव, अर्चना राय, अमित सहगल, मनु और देवदत्त उपाध्याय। कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है? तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही और आपने जवाब अटेम्प्ट भी किया। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, भारत में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और इसके ऑप्शन है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसका आंसर जो है अटेम्प्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी आप कुछ और भी नया अगर चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप अपना डिमांड भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो में अगर कोई कमी नजर आए तो भी आप बता सकते हैं। निसंकोच अपने राय और अपनी बात रखिए, बेबाकी से रखिए, ताकि हम सुधार कर पाए अपने आप में। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट पर। तो आपको पता होगा जैसा कि हम लोगों ने भी लास्ट 2 दिन से हम लोगों ने शुरू किया था कि दोपहर में 1:30 पर यानी कि 1:30 बजे से आपको जो है मॉक टेस्ट का लाइव क्लास मिल रहा होगा। तो मॉक टेस्ट के इस लाइव क्लास के सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच में आप उपलब्ध होंगे हमारे मैथ फैकल्टी सोनू सर। तो मैथ फैकल्टी सोनू सर जो है आपसे आज रूबरू होंगे, आज से रूबरू होंगे आपके बीच में 1:30 बजे के टाइम पर। आप ध्यान रखिएगा, इस टाइमिंग को भूलिएगा नहीं। हमारे इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ये लाइव क्लास मिलने वाला है, जिसमें हम लोग आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स के क्लर्क एग्जाम के प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
और ये आपको अगले 19 तारीख तक के सभी डेट तक आपको लगातार मिलने वाला है। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग भी आपके जानने में इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इन्फॉर्म जरूर करिए, जो कि उनकी ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतर सर्व कर पाए, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। एक आखिरी अनाउंसमेंट जो मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था, फिर से बोल रहा हूं, आज हम लोग लाइव क्लास देने वाले थे करंट अफेयर का, लेकिन वो लाइव क्लास कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं दे पाए। सो आपको आज रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और आपसे बोलने वाले हैं कि जो ये लाइव क्लास हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ये लाइव क्लास कल से यानी कि 17 सितंबर से आपको मिलने वाला है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और इसकी टाइमिंग भी आपकी जो है वो 10:15 से होने वाली है सुबह में, ठीक है। तो 10:15 से सुबह में आपको कल से लाइव क्लास मिलने वाली है। जो भी टेक्निकल इश्यूज है वो कल तक रिजॉल्व कर ली जाएंगी, इस बात का कमिटमेंट है आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो और ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।